जिसे अहले ईरान क़ौम कहते हैं, गैन से यानी क़ूम। सादका ने कहा, वहाँ जाने के लिए बुरके की ज़रूरत है, वहाँ कम अज़ कम मोज़े पहनने लाजमी है। कुम मुशद के बाद ईरान का दूसरा बड़ा दीनी मरकज़ है और क़दामत पसंद उलमा की आमाज गाह है। हम लोगों ने जाकर बाज़ार से मोज़े ख़रीदे। मेरी सरकारी कार के शोफर आकाए अहमद अरब नजाद और बहुत दोस्त किस्म के आदमी थे। मुझे और सादका को लेकर कुम रवाना हुए। तेहरान से शायद 100 मील दूर तेज़ धूप, दोनों तरफ चटियल बेबर्ग गया मैदान, आबादी नापैद। आधे रास्ते में जाकर ताज़ा दम होने के लिए गांव के किनारे आकाए अहमद ने कार रोकी। शाहरा के किनारे चंद खस्ता कदीम मकान खड़े हैं। एक दराज का औरत स्याह चादर में मलफूफ डेवड़ी से निकलकर परछाई की माने एक गली में गायब हो गई। सामने चाय खाने के लोग बाग बेंचों पर बैठे हुक्का और चाय पी रहे थे। ये वो पुरसार मशरक है जिसकी तस्वीर यूरोपियन मुसव्विर 300 साल से बनाते चले आए हैं, न कि तेहरान की बॉलिंग एली। साथ लाएवा नाश्ता करके और चाय खाने से खरीद कर कोक पीने के बाद हम लोग फिर मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। अचानक दूर तेज नीले आसमान के उफक पर एक जगमगाता आफ्ताब नमूदार हुआ और खेरा कुन सोने का अजीम जिस्सा डला। मासूमा गौम आकाए अहमद ने लर्जा आवाज़ में कहा, या बिनते रसूल अल्लाह, या खवाए इमाम रज़ा। हम लोगों ने बेख्तियार दुरूद शरीफ पढ़ने शुरू कर दिया और बेतना जी भराया। लाशऊरी मजहबी जज्बात का कोई साइंटिफिक तज्जिया नहीं किया जा सकता। हम शहर में मुअद्दबाना दाखिल हुए। एक सुनसान चौराहे से गुजरे। ऊंचे योलीद के दरख्तों के नीचे एक बेंच पर बैठी स्याह लिबास में मलफूफ चंद मोमर औरतें बातों में मसरूफ़ थी। अब यहाँ से फिर नी मशरकी यूरोप शुरू हो गया। ये मंजर तुर्की, यूगोस्लाविया और यूनान का भी हो सकता था। ईरानी अवाम। अजीम शान रोज़ा मासूमा कुम का सारा सोने, चांदी और जवाहरात में ढला हुआ था। मोज़े पहनकर और साड़ी के आंचल से अच्छी तरह ढाँप कर मैं और सादका सहन में गए। हमें देखते ही एक मौलम लपकावा आया। ईरानी रोज़ों पर पाकिस्तानी ज़ायरीन की कसरत की वजह से सारी पोश ख़वातीन को देखते ही मौलमीन इनकी तरफ दौड़ते हैं और उनकी खुशानी और किरात इस कदर मसूल कुन है और हैरतंगेज़ है कि इसे सुन कर बगैर कुछ समझे ही इंसान मुसलमान हो जाए। मकबरे का रोज़ा यानी बाग लहरा रहा था। हौज़, नहरें, सरो शमशाद, गुरबा के हुजूम, मकबरे के अंदर सही मुकद्दस के गिरदा गिर्द खच गुरबा का हुजूम। एक कोने में मिस्कीन सूरत जवान मंगोल खस्ता शलवार पहने दरवाजे पे खड़ा एक पुराना शिकस्ता सा कुरान शरीफ पढ़ने में मसरूफ़ था। एक मुसीबत की मारी औरत जरी की जाली पकड़ कर या बीबी पुकार रही थी और रो कर जनाब मासूमा से इस तरह बातें कर रही थी गोया वो सामने मौजूद हैं। जरी के अंदर सगे मूसा का सादा मज़ार, जिसके ऊपर जनाब मासूमा का ज़ाती कुरान शरीफ रहल में रखा था। मुझ पर और सादका पर बड़ी दिक्कत तारी हुई कि अचानक एक देहाती औरत ने मुझे एक झापड़ रसीद किया। गुस्से से बोली, काफिर की बच्ची लिपस्टिक लगा कर यहाँ आई है। मैं और सादका भीड़ के धक्के खाते फिलफौर वहाँ से सटक लिए। रोज़ा से मुल्क के शीश महल में पहुँचे जहाँ शाहाने काचार की जड़ाव कब्रें मौजूद थी। आवाम नास के धक्के खाते बाहर आए। एक मौलमा ने कहा, ज़नाना मुसाफिर खाने में जाकर आराम कर लीजिए। रोज़े के करीब गली में एक 2 मंजिला मकान खड़ा था जिसके मामूली कपड़ों के फर्श पर ईरान के दूर उफ्तादा सूबों से आई हुई औरतें बुर्का ओढ़े बैठी थी, बिल्कुल जिस तरह हमारे यहाँ अजमेर शरीफ के ज़नाना मुसाफिर खानों का मंजर होता है। तेहरान हिल्टन के बाद कुम की सराय एक और दुनिया थी। यहाँ यही शहर उलमा और मुल्लाओं का बड़ा मरकज़ और मौजूदा इंकलाब का एक गढ़ है। तेहरान वापस आकर एक रोज़ मैंने सादका और मुस्तफ़ा जाफरी से कहा, शाबानों ने जिक्र किया है कि तेहरान से बाहर हज़रत शहर वालों का मज़ार भी है, उसे ज़रूर देखना है। गो के इसी तारीख़ी हैसियत मुश्तबा है। जुमे के रोज़ जो ईरान में छुट्टी का दिन होता है, मैं कूचे आबशार खैमाने मैकदा से सादका और मुस्तफ़ा को साथ लेकर शहर से बाहर रवाना हुई। मज़ार एक पहाड़ी पर था। इस रोज़ भी धूप बहुत तेज़ थी। पहाड़ी के नज़दीक सुनसान सड़क के किनारे कोका कोला की चंद दुकानें नजर आईं। मैंने आगा अहमद से कहा, कार रोकिए ताकि हम लोग कोक पी लें। आगा अहमद कार चलाते रहे। मैंने दोबारा कहा, आगा बहुत गर्मी पड़ रही है कि आपका जी कोक पीने को नहीं चाह रहा? ये 3 दुकानें सामने मौजूद हैं। आगा अहमद कार चलाते रहे। अब मुस्तफ़ा जाफरी ने इनसे कहा, इनकी इस हुक्म अदूली पर हम सब मुताजिब थे। चंद मिनट बाद आगा अहमद ने फरमाया, वो दुकानें सब यहूदियों की थी, मैं आपको मुसलमान की दुकान पर लिए जा रहा हूँ। हम लोगों ने एक मुसलमान की दुकान पर ठहर कर कोक पिया। कार पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगी। आका अहमद इत्मीनान से फरमाया, इस पहाड़ी में कान कनी के लिए माइंस बिछा दी गई हैं, तो भैया वापस चलिए वरना फक से उड़ जाएंगे। मुस्तफ़ा जाफरी बोले, हम लोग फराज़ कोह पर पहुँच चुके हैं।
जिस मुल्क में इमामजादों के मकाबर ऐसे आलीशान हो, वहाँ जनाब शहरमानों का मज़ार ऐसा मामूली। ऐसे हमारे यहाँ किसी मकामी पीर फ़कीर की छोटी सी दरगाह बरगद तले। इस मज़ार की तारीख़ी हैसियत यकीनन बेहद मुश्तबा थी। मज़ार की मामूली सी इमारत के सामने मजावर साहब मौजूद, ज़ायरीन मफकूद। अंदर एक कमरे में एक ऊंची तुरबत पर सादी सब्ज़ चादर, ऊपर हज़रत अली इमाम हुसैन की तस्वीर फ्रेम में आवेज़ा थी। दीवार पर पूरा फैमिली ग्रुप भी था, अहले सुन्नत अतहार। मजावर ने फैमिली ग्रुप की तरफ इशारा किया। मुस्तफ़ा जाफरी चें बचें होकर दूसरी तरफ देखने लगे। सरहियन मज़ार बिल्कुल फर्जी था, लेकिन मैंने और सादका ने फातिहा पढ़ ली जस्ट इन केस। बाहर आए तो मजावर ने कहा, पहाड़ी पर पानी नहीं पहुंचता, बहुत तकलीफ है। मुस्तफ़ा फ़ौरन बोले, इन खानम से कही ये अलिया हज़रत की महमून है। अलिया हज़रत से कह देंगी। मैं फ़ौरन बाहर निकली। टीन की छत वाले बरामदे के नीचे एक चट्टान आधी टूटी हुई नजर आ रही थी। मजावर बोले, पाकिस्तानी ज़ायरीन आकर पत्थर के टुकड़े तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं, इस वजह से ये चट्टान आधी रह गई है। आपको भी टुकड़े चाहिए? जी नहीं, मगर इस चट्टान में क्या ख़ास बात है? मैंने पूछा। जनाब शहरबानों ने जंग करबला के बाद दुआ मांगी थी कि अपने वतन वापस चली जाएं, चुनांचे घोड़ा नमूदार हुआ। आप इस पर सवार हुई, हवा में उड़ता हुआ सीधा हमारी शहजादी को यहाँ ले आया और इस चट्टान पर उतरा। वो देखिए, चट्टान पर इसके सुम के निशान मौजूद हैं। तौबा कीजिए, तौबा कीजिए, क्या पता सही वाक़या हो। आका अहमद बोले, हालांकि मज़ार के मुतालिक वो भी काफ़ी डिलमिल यकीन रखते हुए मालूम हो रहे थे। वापसी में शहर जाने वाली शाहरा पर शलोक शदीद था। मोटरें, ट्रक, बसें, ट्रैफिक जाम, सलोक शदीद सद। आका अहमद ने कहा, इमारतों में मुसलसल 24 घंटे चरागा रहता था। बरकी कुमकुमों की अजीम शान मालाएं, तरह तरह के बरकी गुलबूटे। इसराफ और फजूल खर्ची मुसलमानों की आदत है। रास्ते में एक नहायत आलीशान डिपार्टमेंटल स्टोर नजर आया। मैंने कहा, चलो इसे भी देखते चलें। वो वर्किंग क्लास एरिया था। डिपार्टमेंटल स्टोर बजाते खुद एक पूरा शहर, हर मंजिल पर फवारे चल रहे थे। मुस्तफ़ा जाफरी ने कहा, तो यहाँ के निचले मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए हैं, गोया मार्क एंड स्पेंसर या बार्कर्स। बढ़िया डिपार्टमेंटल स्टोर तो आप शहर के दूसरे से में देख ही चुकी हैं। मसलन हमारी खानम जो हमारे यहाँ बर्तन धोने आती है, वो अपने फ़्राक यहाँ से ख़रीदती होगी। चलिए खालिस अवामी इलाके में चलकर ईरानी फिल्म देखें। मैंने कहा, आगा अहमद, आजकल कौन कौन सी अच्छी फिल्में चल रही हैं? उन्होंने 3-4 अमेरिकन फिल्मों के नाम गिनाए, लेकिन ईरानी फिल्म? मैंने पूछा। मैं सिर्फ अमेरिकन या मिस्री या हिंदुस्तानी या तुर्की फिल्म देखता हूँ। ईरानी फिल्म देखने के लायक नहीं होते, लेकिन हमको आप किसी ईरानी फिल्म देखने ही ले चलिए। मैंने इसरार किया। वो बदन नौखास्ता एक बाज़ार में पहुँचे। वो देखिए, सामने एक तुर्की फिल्म चल रहा है, वो देख लीजिए। नहीं, ईरानी फिल्म। मैं मुसर रही। हम लोगों ने उतर कर टिकट खरीदे। बेहद अवामी सिनेमा हॉल था। चादर पोश औरतें, मजदूर और कारीगर हजरात। 8 बरस बाद आबादान के सिनेमा हॉल में ईरानी फिल्म देखते हुए इसी तरह 400 ईरानी मर्दोजन बच्चा जलकर हलाक हुआ। तेहरान के अवामी सिनेमाघर के बाद साफ़ सुथरे चाय खाने, फिरोज़े की दुकानें, गहमा गेमी जैसी एक मशरकी बाज़ार में होनी चाहिए। यूरोपियन नुमा फैशनेबल डाउन टाउन से मुख्तलिफ, जहाँ की फरोशगाहों पर पेरिस और लंदन की दुकानों का धोखा होता है। राकिबुल हरूफ के वालिदैन के पुराने दोस्त कर्नल रहमान और बेगम किश्वर रहमान के साहबजादे अर्शी रहमान, जो इन दिनों ईरान में सफ़ीर हिंद थे, एक रोज़ मुझसे कहने लगे, हम तबरेज़ जा रहे हैं, आप भी चलिए, ईरानी आज़रबाईजान घूम आइए। लेकिन मुझे टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए रुकना था। तेहरान टीवी का शायद हफ्तावार आधे घंटे का प्रोग्राम मीट द वर्ल्ड प्रेस होता था। पौन घंटे के इंटरव्यू उन्होंने हिंदुस्तानी सहाफ़त के मुतालिक सवालात किए। तीसरे रोज़ मैंने साथ किया कि यहाँ प्रोग्राम देखा। अंग्रेज़ी इंटरव्यू का बेक वक्त फ़ारसी तर्जुमा किया गया था। वक्फे से अंग्रेज़ी मुकालमे को बदम करके फ़ारसी तर्जुमे की आवाज़ सुपरमाइज़ कर दी जाती थी। दूसरी शाम एक डिप्लोमेटिक दावत में मुझे एक ईरानी नौजवान कानूनदान मिले, जो गालबन ज़ेर ज़मीन बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखते थे और शाह के मुखालिफ थे। उन्होंने बहुत तंज़ीह अंदाज में दरियाफ़्त किया, आप शाह बानो की सवाना हयात लिखती हैं? मैंने कहा, मैं एक सहाफ़ी हूँ और किसी भी मौजू पर लिख सकती हूँ। वो मुस्कुरा कर चुप हो गए। इस पूरे दौरान क़याम सिर्फ एक यही सियासी बात मुझसे किसी ने कही थी। सियासत की हद तक मौजूद गुफ्तगू सिर्फ एक था, शाह और शाहबानो और इनके कारनामे। हर जगह इन दोनों की तस्वीर, अखबारात की तस्वीर से पुर। एक रोज़ नूर राशिद कहने लगे, यहाँ सिर्फ एक चर्चा है, खुदा और उसकी बीवी। राशिद साहब जदीद ईरानी शायरी के बेहद मदा थे। मैंने पूछा, आप अरब दुनिया से भी खूब वाकिफ़ हैं, अरबी शायरी कैसी है? कहने लगे, बस जैसे अरब है वैसी इनकी शायरी है। मिस्टर खुशनत सिंह और मिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी तेहरान पहुंचे। दोनों कुवैत से आ रहे थे। हिल्टन में ठहरे। काखे न्यावरा। लंदन से रमेश सिंघवी, माँ अंग्रेज़ मशहूर फोटोग्राफर के आए, शाही खानदान की तस्वीर खींची। पब्लिशर ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो हिज मैजेस्टी की फ्रेंच साथियों से मिलने के लिए पेरिस का चक्कर यहीं से लगाया हो। मैंने कहा, जब मैं मसूदे की आखिरी देखभाल के लिए मार्च में लंदन आऊँगी तब देखा जाएगा। यहाँ मैं शाहबानों, इनके रिश्तेदारों, सहेलियों, कारकुनों, अरकान हुकूमत, फनकारों और माहिर तालीम वगैरह वगैरह से मिलकर
किताब के लिए तकरीबन सारा मवाद जमा कर चुकी हूँ। नवंबर का महीना ख़त्म होने वाला था। आखिर न्यावरा में इस आखिरी शाम टेलकोट में मलबूस इंसान ने इम्पेरियल क्रेस्ट वाले टी सेट में, जिसके चमचे खालिस सोने के थे, हिज़्म मामूल चाय लाकर रखी और दबे पाँव वापस चला गया। शाबानो ने चाय बनाते हुए आस्ता आस्ता से कहा, ख़ज़ां का मौसम मेरे लिए बहुत अहम है। ये ईरान में हरकत का मौसम है। अक्टूबर के महीने में इकट्ठे इतने जश्न मनाए जाते हैं। हिंदुस्तानी प्रेस अताशी जो एक सरदार साहब ने सराहना दिया, इसमें बलवाज मदोक भी मौजूद थे। एक शाम खशमत सिंह को तेहरान PEN से मदऊ किया। वहाँ हॉल में बिल्कुल इसी किस्म के पारसी नुमा बूढ़े और बूढ़ियाँ मौजूद थे जो बम्बई PEN की मीटिंगों में नजर आते हैं। खशवंत सिंह ऐसा गैर दिलचस्प मजमा देखकर काफ़ी मायूस हुए। कहने लगे, तुम मेरा तारुफ करवा देना। मैंने 8-10 मिनट सर्फ किए। इसके बाद आपने हस्ब आदत एक दिलचस्प तकरीर की, मगर मजमे पर कोई रद्द-ए-अमल ना हुआ। इसी तरह संजीदा शक्लें बनाए बैठे रहे। मीटिंग में चंद सरदार साहिबान भी थे। वो मिस्टर खशवंत सिंह को मदऊ करने आए थे। हम लोग उतर कर नीचे सड़क पर पहुंचे। फुटपाथ सुनसान थी। लैंप पोस्ट के नीचे खड़े होकर एक सरदार साहब ने कहा, सियासी कैदियों को चौराहे पर फांसियां दी जाती हैं। अभी हाल में एक नौजवान को सूली पर लटकाया गया है। नेपोलियन कोड अब तक राइज है। किसी ने जवाब दिया। सियासत के मुतालिक सिर्फ ये 2 जुमले थे जो मैंने सुने। इमाम मोहम्मद अल महदी अल कायम अल मुंतज़र का यौम पैदाइश, तमाम शाही सालगिरहें अक्टूबर मेरे लिए बहुत अहम है। मैं इसी महीने में पैदा हुई। मेरा पहला बच्चा अक्टूबर में पैदा हुआ और 1967 में इसी महीने में मुझे ताज शाही पहनाया गया। मेरी सहेलियाँ मुझसे कहती हैं कि मैं एक बेहद खुशनसीब लड़की हूँ। ऐसा लायक शौहर, इतने प्यारे और ज़हीन बच्चे, इतनी इज्जत, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। मगर मैं इसके बावजूद बाज़ दफ़ा बहुत उदास हो जाती हूँ। दुनिया में इतनी बेइंसाफ़ी और इतनी रियाकारी और इतना दुख है। इस्लामाती कनूतियत को झटक कर मैं फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ। दरीचों के बाहर बाग में जर्द पत्तों के कालीन बिछ चुके हैं। गुलशन में फवारे मुनव्वर हो जाते हैं। शाबानों का कुत्ता अंदर आकर इत्मीनान से सोफे के सामने बैठ जाता है। वो कहती रहती हैं, ख़िज़ा ईरान में तमानियत का मौसम भी है, लाइफ इन स्लो मोशन, आहिस्ता खराम और पुरसुकून। मनाज़िर कुदरत मेरे लिए अहम है। हवा के झोंके की लाइवी एक खुशबू से गुजरे वक्त की याद दिला देती है। सुबह और शाम की बदलती परछाइयाँ, मौसीकी की कोई धुन जो किसी रोज़ देश में सुनी हो और कोई धुन सुनकर अचानक कोई याद आ जाए। दरख्तों के नीचे बहता नहर का पानी, सड़कों पर गिरते पत्ते, पहाड़ों पर फैलती सुबह की रोशनी, रात को दरीचों में से बाहर छनती जर्द रोशनियाँ। मैं लोगों के बारे में बहुत जज्बाती हूँ, ऐसे लोग जिनको मैं फिर कभी ना देख सकूँगी। मैंने अपनी दाया मुनव्वर खाना मरहुमा की आवाज़ टेप करके रखी हुई है। मुझे अपने सारे रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत है। मेरे वो चचा जो हिज मैजेस्टी के चैम्बर लेन थे और जो हर साल नौरोज़ पर दरबारी अल्फाम की पहलवी अशरफी लाकर मुझे दिया करते थे, अब पेरिस में रहते हैं। पेरिस से भी हमारे घराने की किस्मतें अजीब तरह से वाबस्ता रही हैं। मेरे वालिद और चचा सोहराब और बहराम दीबा 1917 में मास्को से रिफ्यूजी बनकर वहाँ पहुँचे थे। वहीं 1921 में एक फ्रेंच अखबार में मेरे बाबा ने पढ़ा कि ईरान में इनकलाब आ गया है और 40 साल बाद पेरिस की इसी फ्रेंच अखबार ने मेरे यहाँ वली अहद तौलिद होने की खबर खुशी के मारे बतौर ख़ास फ़ारसी रस्म ख़त में शाया की। अहले फ्रांस के मेरे दरमियान ख़ास किस्म का जज्बाती रिश्ता मौजूद है। मैंने सोचा इस तमाम अरसे में रूस, यूरोप और ईरान कितना बदला। इन पिछली दहाइयों के मुताबिक तस्वुर कीजिए तो पडोगिन की किसी फिल्म के मनाज़िर मालूम होंगे। जुमे की खुशगवार सुबह अली हज़रत से आखिरी मुलाकात के बाद मैं नीचे उतर आई। एक कमरे में चंद दरबारी ताश में मसरूफ़ थे। एक ड्राइंग रूम में वज़ीर सनत आकाए होशंग अंसारी मौजूद थे। हाल में मदाम फरीदा दीबा किसी से बातें कर रही थी। बाहर बाग में सर्द हवा चल रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। खानम लैला अमीर तहासम अपनी इंतहाई बेशकीमत फ्रेंच कार तेज़ी से ड्राइव करती महल के फाटक में दाखिल हो रही थी। फाटक के दफ्तर से सिक्योरिटी अफसर ने आगा अहमद को कार अंदर लाने के लिए फ़ोन किया। कार न्यावरान से उतरी। दूर किसी पहाड़ी रास्ते पर एक चादर पोश औरत खच्चर पर बैठी हुई जा रही थी। ईरान लाजवाल है। अब कोहिस्तानी और सहराई और देहाती चार खाकों के अंदर समूर में मलबूस लोग समावारों के गिर्द बैठकर गुजरे वक्तों और आने वाले वक्तों की बातें करेंगे। इनके चेहरे से मालूम होता है कि वो बेस्तोल के पत्थरों से तराशे गई हैं। बूढ़े और जवान किसान गडरिए फल फरोश शाहनामा फिरदौसी सुनते हैं। रस्तों व सरा व सारस व शाह अब्बास व रज़ा शाह कबीर व मोहम्मद रज़ा पहलवी व फरादीबा पहलवी, ये सब क्या है? पुरसी पुलिस के जीने की दीवार पर बने यक रुखी मुजस्मे, तकदीर और तदबीर क्या है और इंसान मजबूर है या खुद मुख्तार? और काशान के कारखानों में लड़कियां करगों के सामने बैठी कालीन मुनती चली जा रही हैं। तारीख़ के नमूनों और गुलकारियों का ताना बाना। और ईरान का मौसम ख़िज़ा, नरम जज्बाती गहराई और नॉस्टैल्जिया का मौसम है, जब पुरानी हिकायात आतिशदान के शोलों में सुनहरे पैकर हासिल कर लेती हैं, क्योंकि मौसम में ख़िज़ा में माजी और मुस्तकबिल दोनों शामिल हैं। पुराने पत्ते गिर रहे हैं, बहुत जल्द नए पत्ते निकलेंगे। काखे न्यावरान के
ऊंचे दरख्त बारिश शुमारी में सरसरा रहे हैं। करीब मौसम समा के बादल कोहे दमामन पर छा जाएंगे। इसके बाद बाहर आएगी और शामरान में नगमा हज़ार गूंजेगा। अख्तितामिया मेरी अंग्रेज़ी किताब दी एम्प्रेस यूरोप के 6 ज़मानों में शाया की जाने वाली थी। इसी ज़माने में मशहूर माहिर ईरानियात और बरतानवी मौरख रिचर्ड फ्राई तारीख़ ईरान पर एक किताब लिखने में मसरूफ़ थे। दी एम्प्रेस और रिचर्ड फ्राई की किताब रमेश संघवी अक्टूबर 71 में 2500 साला जश्न के पहले रोज़ करने वाले थे। शुरू दिसंबर में तेहरान से मुंबई वापस आकर मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी। 1.5 माह में इसे मुकम्मल करके शुरू फरवरी में मसवदा लंदन भेज दिया। हस्बे आदत मसवदे की नकल अपने पास नहीं रखी और ऐसा मैंने कभी नहीं किया था। मार्च के महीने में रमेश संघवी मसवदा लेकर न्यूयॉर्क चले गए। किताब लंदन और न्यूयॉर्क से बेवक्त छपने वाली थी। पब्लिशर न्यूयॉर्क में हार्पर्स या कोलियर्स थे। सालों में से बिला साथ शाया करने की गुफ्त शनीद भी कर रहे थे। इसी माह मार्च में बेचारे रमेश एक मोहल्लक मर्ज में गिरफ्तार होकर राही मुल्क अदम हुए। इनकी अचानक अलालत की वजह से मैं इस दौरान में लंदन जाकर मुआहदे के कागजात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। उनके अचानक इंतकाल के बाद इनके पब्लिशिंग हाउस में अफरा तफरी मची। इनकी सेक्रेटरी ने मेरा मसवदा गंवा दिया। गलती सरासर मेरी थी कि ना मैंने इसकी नकल अपने पास रखी, ना पहले से मुआहदा किया। इस किस्म की हमाकतें मैं हमेशा करती रहती हूँ, कोई नई बात नहीं थी। किस्सा मुख्तसर दफ्तर रागा खुर्द बेतहाशा दौलत की रेल पेल अफरात ज़र और शदीद करप्शन 1974 से शुरू हुआ, लेकिन इस वक्त भी ईरान का तमूल खीराकुन था। ऊपरी तबका तकब्बुर में मुब्तला और ऐशत में मसरूफ़ लोग बहती गंगा में खूब हाथ धो रहे थे। बरसबील तस्करा बहसीत महमून अलिया हज़रत तेहरान की जिस दुकान से जो चाहती खरीदती उसका बिल मिनिस्ट्री ऑफ कोर्ट को भेज सकती थी, लेकिन मैंने बवजह ईमानदारी ऐसा नहीं किया। जैसी गई थी वैसी वापस आ गई। डॉलर्स के सलाम में यार लोगों ने करोड़ों के वारे न्यारे कर लिए। जहाँ मौका मिला हाथ मारा। इस सारे होलनाक करप्शन का नतीजा सामने मौजूद है। हाल ही में मुझसे एक ईरानी दोस्त ने कहा, जिस वक्त आप ईरान गई थी उस वक्त हालात इतने ख़राब नहीं थे और शाह और खुसूसन शाहबानो काफ़ी हद तक मकबूल थे। किसी मुल्क में चंद हफ्ते या 2 माह गुजारने के बाद इस मुल्क को कौम के मुतालिक फ़ैसले सादिर करना सहाफ़ियों की आम कमज़ोरी है। अक्सर ये तहरीरें सरसरी असरात, सुनी सुनाई बातों, सरकारी पब्लिसिटी और दुरुस्त लिटरेचर और चंद ज़ाती तजुर्बात पर मबनी होती हैं। ईरान के मुतालिक मैं भी गलती कर सकती हूँ। गो ईरान हमारे लिए गैर अजनबी मुल्क नहीं है, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है, लेकिन 70 के ईरान जाकर कोई भी धोखा खा सकता था कि ये मुल्क जो दिन दूनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है और फ़खरिया अपने आप को खबर म्याना का जापान कहने लगा, इसका शाही निज़ाम कम अज़ कम क्राउन प्रिंस रज़ा के तख्त नशीनी तक तो बरकरार रहेगा। आला हज़रत वली दमायूं की तस्वीर हर तरफ जलवा अफरोज़ थी और उन्होंने थोड़ा थोड़ा पब्लिक लाइफ में भी आना शुरू कर दिया था। मैंने इनको ताज गुजारी के मौके पर वालिदैन के तख्त के पास बैठे देखा था और उस कमसनी में शाहाना अंदाज अख्तियार कर चुके थे। लेकिन मरहूम शाह फारूक या 64 में पीटर और डॉलर्स वाली बात कह गए कि बादशाह सिर्फ 5 बचेंगे। ताज के 4 और 5वें शाह बरतानिया मुझे याद आता है। अक्टूबर 1966 में जिसने ताज गुजारी के बाद जब मैं हिल्टन के एयरपोर्ट से रवाना हो रही थी, इसी वक्त बम्बई के यहाँ के अमेरिकन दोस्त मिल गए जो चंद घंटे कबल तेहरान पहुँचे थे। शहर रोशनियों से बकाए नूर, हर तरफ शाह शाबाना वाली दमायूं का चर्चा। उन्होंने आंखें फैलाकर मुझसे कहा, जी दिस किंग डिस्निस गुड डनिश। और आज 5 जनवरी 1969 में जब के रोज़ जब ईरान में तख्ते ताउस डानवा डोले पुराने कागजात को शानदार दावतनामा निकला। बेयारी परवरदिगार तवाना मरासिम फरखुंदा ताज गुजारी आला हज़रत मोहम्मद रज़ा पहलवी आरिया महर शहनशाह ईरान वालिया हज़रत फ़रा पहलवी शाहबानो ईरान दरगाह गुलिस्तान बगुजार में शोध वज़ीर दरबार शहनशाही दावत में क़ायद 7 साढ़े 9 बजे सुबह रोज़ पंचशंबा चहारुम। लेकिन वक्त की दीवार पर जो हरूफ नमूदार हुए क्या इनको पढ़ने के लिए अब भी किसी दानियाल नबी की हाजत है? ख़त्म शुद।